नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से इसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है अध्याय 3 में? क्या लिखा है अध्याय 3 में? हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे क्या है बने हैं। अब प्रश्न क्या उठता है, देखते हैं क्या उठता है। किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर। आगे देखते हैं क्या लिखा है। या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक, हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समझ सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में। किसके गुणों के बारे में? परमाणु के गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। तो आइए देखते हैं। परमाणुओं के अविभाज्य, क्या लिखा है, परमाणुओं को अविभाज्य न होने के संकेतों से एक संकेत स्थिर वैद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अब हम देखते हैं पदार्थों के आवेशित कण। क्या लिखा है? पदार्थों के आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम क्या करते हैं, निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप ए में हम देखते हैं क्या लिखा है। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या लिखा है? सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? अब हम देखते हैं क्रियाकलाप बी, कांच की। क्या लिखा है? कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है? आइए देखते हैं क्या होता है। इन दोनों क्रियाकलाप से क्या परिणाम निकलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। आइए हम देखते हैं इसको। इन क्रियाकलापों से क्या यह निष्कर्ष निकल सकता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, क्या लिखा है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु क्या है, विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित, क्या लिखा है, परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। तो आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी तक 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने क्या कहा, केनाल रे नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण की थी, जिनके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, किंतु क्या था, विपरीत था। क्या था? विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या लिखा है? इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। उनको क्या कहा गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों को स्मॉल ई माइनस अर्थात स्मॉल ई नेगेटिव के द्वारा और प्रोटॉन को स्मॉल पी पॉजिटिव के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। आगे देखते हैं। ऐसा माना गया कि, क्या लिखा है, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन, क्या लिखा है, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? परमाणु के
सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या था? सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमारे अगले टॉपिक क्या है, परमाणु की संरचना। तो दोस्तों, अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, अर्थात परमाणु का मॉडल। परमाणु के मॉडल में हम लोग 3 मॉडल पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारा होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसे हम थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। नंबर 2 हमारा कौन सा मॉडल होगा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और तीसरा होगा हमारा नील का सॉरी बोर का परमाणु मॉडल। किसका? बोर का परमाणु मॉडल। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में क्या लिखा है? हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार क्या लिखा है? जिसके अनुसार परमाणु परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। क्या लिखा है? लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं या किस तरह व्यवस्थित हैं। इनको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को क्या किया? प्रस्तुत किया। जे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। किसकी तरह था? क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। जैसे कि ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? एक धनावेशित गोला है। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। जैसे ये जो है परमाणु हो गया। परमाणु क्या है? धनावेशित गोला है। इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस प्रकार क्या होते हैं? इसमें धसे होते हैं। वही लिखा है यहाँ। क्या लिखा है? परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जिसके अनुसार क्या, जब हम तरबूज का उदाहरण लेते हैं तो उसमें देखते हैं क्या लिखा है? जिसके अनुसार परमाणु में धसे आवेश तरबूज के क्या लिखा है? तरबूज के खाने वाले भाग, जो तरबूज का जो खाने वाला भाग होता है, लाल वाला हिस्सा, जो लाल वाला भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये है, वो हो गया आपका तरबूज। जैसे ही क्या है? तरबूज है। ठीक, और इसमें का जो लाल वाला भाग है वो क्या है? धनावेशित भाग है। उसमें जो बीज होते हैं, तरबूज में जो बीज होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो तरबूज होता है, तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा होता है उसको हम धनावेशित मान लेते हैं, धनावेश मान लेते हैं, और जो इसमें बीज धसे होते हैं तरबूज में, उनको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो जैसे तरबूज मॉडल है इसका, उसमें इलेक्ट्रॉन उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, इस पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने तरबूज मॉडल पढ़ा, उसमें यही तो था कि परमाणु जो है धनावेशित है, उसमें बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? धसे होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक, यद्यपि टॉमसन के मॉडल में क्या लिखा है? यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे क्या किया तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। किसकी पन्नी पर? सोने की पन्नी पर टकराया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्या होती है? पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। चित्र 4.2 में क्या दिखाया है? सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का परिकिरण। देखिए, जैसे यहाँ से अल्फा कणों की बमबारी की जा रही है। ठीक, ये सोने के परमाणु हैं, पूरा गोल जो गोल गोल दिखाया गया है। इसमें जब अल्फा कणों की बमबारी होती है तो कुछ जो होते हैं अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं और कुछ वापस आ जाते हैं। तो देखते हैं यह क्यों होता है, किस कारण होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लेकिन अल्फा कण परिकिरण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। देखते हैं कौन कौन से परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण, क्या लिखा? कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार, क्या लिखा है? रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ठीक, क्या लिखा? फिर से पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर वापस आपको ही चोट पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे ये मैंने मान लिया सोने की परत है, इस पर हम अल्फा कणों की बमबारी करते हैं। अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। क्या होते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे ही वापस लौट आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अल्फा कण क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। अल्फा कण क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। सेम चार्ज परमाणु के नाभिक में उपस्थित है। सेम चार्ज परमाणु के नाभिक में क्या है? स्थित है। इसीलिए आपको पता है कि जो समान चार्ज वाले जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर वही नियम लागू होता है। कहने इससे जैसे क्या हुआ कि ये कण जो है वापिस हो गया, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि नाभिक में कोई पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है जिससे अल्फा कण वापिस हो गया। ठीक, यहाँ पर यही नियम है। आगे देखते हैं कि इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या लिखा है? इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसी दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या लिखा? क्योंकि घेरे के
बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या परिणाम है? परिणाम के भीतर क्या लिखा, सॉरी, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। सोने के पन्नी के बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। क्या लिखा? बहुत से कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। अब देखते हैं, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुणा छोटी होती है। क्या लिखा है? प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुणा छोटी होती है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। तो देखते कौन कौन से लक्षण थे। परमाणु का केंद्र, क्या लिखा है? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं, अर्थात इनके मॉडल का हम ड्रॉबैक देखते हैं। किसके? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से क्या होगा? टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि कोई परमाणु हम लेते हैं, मान लेते हैं ये उसका क्या है? नाभिक है। परमाणु का क्या है? ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कोश या कक्षा होते हैं। इस कक्षा में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, चक्रण कर रहा है। तो इनके अनुसार रदरफोर्ड की जो कमियां हैं, उनके अनुसार क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है गति कर रहा है। गति करते करते जो इसकी एनर्जी है, जब उसकी एनर्जी जो गति कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी? उसकी कम होती जाएगी। जैसे ही एनर्जी कम हो जाएगी, अपने निचले वाले कक्ष में आ जाएगा, फिर इसमें गति करने लगेगा। यहाँ से भी उसकी लगातार एनर्जी कम होती जा रही है। अब यहाँ से भी उसकी एनर्जी कम होगी तो वह ये जो नाभिक है, नाभिक में टकरा जाएगा। तो परमाणु का जो अस्तित्व है वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक, परमाणु क्या होता है? स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड की ये ड्रॉबैक है और इनके मॉडल की कमियां हैं। आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बोर का परमाणुक मॉडल। इनका बोर का परमाणुक मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड, क्या लिखा है? रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। देखते हैं कौन कौन सी अवधारणाएं इन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे कि नंबर 1, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। आगे देखते हैं। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई, इसी को हम ले लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, या इस कक्षा में चक्कर लगा, या इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिस ऊर्जा स्तर से जिन कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उस कोषों को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसा कि चित्र
4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ऊर्जा स्तर में कौन कौन से हैं, यहाँ से देखते हैं। के हो गया एल एम एन ए, ठीक। एन हो गया, के के लिए एन बराबर 1 है, एल के लिए एन बराबर 2। एन क्या है, यहाँ नंबर ऑफ सेल है, अर्थात नंबर ऑफ कक्षा है, इसको हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, ये कक्षा है, क्या लिखा है, ये कक्षा है या कोष। के एल एम एन या संख्याओं में जब हम इसको लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 एक्सेप्टा के द्वारा दिखाई जाती है। क्या लिखा है, ये कक्षा है के एल एम एन या संख्याओं में 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। 1932 में क्या लिखा है, 1932 में जे चैडविक ने क्या लिखा है, 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज, क्या लिखा है, कण की खोज की या कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। कहने का तात्पर्य यह है, क्या लिखा है कि जे चैडविक ने 1932 में इलेक्ट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की। इस पर कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था, यह अनावेशित, अर्थात इसको हम न्यूट्रल या उदासीन बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है। वही लिखा है जो अनावेशित है और इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। किसके नाभिक में होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके नाभिक में ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे परमाणु का जो द्रव्यमान है जो नाभिक में उपस्थित है, उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से के द्वारा निरूपित किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को लिया गया है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक। ये हीलियम है, ठीक। लिथियम हो गया आपका। लिथियम के नाभिक में देखिए, यहाँ नाभिक है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में है। इसको हम बाद में समझाएंगे, तब तक हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, अर्थात विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, उसको हम देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में, क्या लिखा है, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार क्या है, नियम देखते कौन कौन से नियम है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² क्या है, 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n क्या है, कक्षों की संख्या, कक्षा की क्या है, संख्या है n, अर्थात नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ठीक। यह ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा के में होगी। क्या होगी, के में होगी। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा के कोष में होगी। जैसे फार्मूला क्या था हमारा, 2n², 2n²। जैसे तो पहले हम के भरेंगे कक्षक, फिर एल भरेंगे, फिर एम भरेंगे, फिर इसके बाद एम एन जो भी हो उसको भरेंगे। तो के के लिए नंबर संख्या क्या थी, 1। के के लिए नंबर 1 थी, तो यहाँ 2 गुणे 1, एन के जगह पे हमने 1 लिखा और स्क्वायर लिखा, ठीक। तो यहाँ 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ केवल 2 ही आएगा आंसर, ठीक। अर्थात यहाँ पर आ गया 2। अब दूसरे कक्षक में हम जब एल कोष में होगी, तो एल के लिए हम यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या है, सूत्र 2n²। एल के लिए नंबर कितना है हमारा, 2 है, कितना, 2।
तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, वही लिखा है। इसी प्रकार हम के एल एम के लिए लिखेंगे तो एम के लिए नंबर हो जाएगा हमारा 3 और वहां पे हमारा 18 आएगा। और एम के एन के लिए जब हम एन के लिए भरेंगे तो वहां नंबर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 32। अभी इनका यूज क्या है हम अभी बताते हैं। इनका यूज देखिए, जब हमारा के एल एम एन अर्थात एन है ये, ठीक, 1 2 3 4, ये क्या है कक्षों की संख्या। कहने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो पहले के कक्षक को हम भर लेंगे, के सेल को, के कोष को हम भर लेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो एल वाले कोष में हम भरेंगे। एल कोष भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर हम एम में भरेंगे। एम भरने के बाद जैसे ही पूर्ण एम भर जाता है, पूर्ण रूप से भर जाता है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन एन कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक, ये देखिए एक क्रम के अनुसार प्रक्रिया चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्रमानुसार भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं? क्रमानुसार भरे जाते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो पहला कक्षक है एक एल है, जो के है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,1 पहले हमने के को भरा, फिर उसके बाद बचे इलेक्ट्रॉन एल में जाएंगे। ठीक, तो एल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3, सॉरी 1 बचे। तो वही यहाँ पर देखिए पहले मैंने के को भरा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन एल में भरे गए। आउटर मोस्ट सेल इसका क्या है? एल है, उसमें भरे गए। फिर हमने देखा बीई, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। पहले मैंने के को भरा, के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए? एल में। वही दिखाया गया, इसके 2 कक्षक है के और एल। ठीक, इसी प्रकार हम भरते जाते तो यहां तक जब हम आवर सारणी में देखते हैं ये होगा 1 कक्षक, दूसरा, तीसरा, ठीक, के एल एम। तो यहां तक देखिए जब हम यहां से यहां जाते हैं नियॉन तक, ठीक, जब हम नियॉन तक जाते हैं अर्थात लेफ्ट से हम राइट की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल आवर सारणी में, तो कक्षक की संख्या है, जो नंबर ऑफ सेल होते हैं स्थायी होते हैं, अर्थात 1 से 2 ही कक्षक हैं। देखिए इसमें जब 2 ही कक्षक है इसमें, ठीक, और पहले वाले में 1 ही कक्षक है। यहां से यहां गए, पहले वाले में 1 ही कक्षक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए। जब हम दूसरे कक्षक में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखिए भरे गए कैसे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 के में हो गए, 1 एल में हो गया। इसी प्रकार यहाँ तक पूर्ण रूप से देखिए। यहाँ पर जब हम आते हैं नियॉन के पास, नियॉन के पास जब आते हैं तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर गए और एल में पूर्ण रूप से कितने इलेक्ट्रॉन उसमें दिखाया गया था? एल के लिए हमने 2 लिया था तो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी थी? 8। इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार आगे भी है। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 2, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? सबसे बाहरी सेल, क्या लिखा है? सबसे बाहरी कोष अर्थात आउटर मोस्ट सेल जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। किसी परमाणु के, क्या लिखा है? किसी परमाणु के दिए गए कोषों में इलेक्ट्रॉनों की, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। अभी मैंने बताया पहले के भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम को, सॉरी, के एल एम भरेंगे, ये क्रम के अनुसार। वही बात यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्या होती हैं? क्रमानुसार भरती हैं। क्या है? क्रमानुसार भरती हैं। इसको छोड़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ते हैं संयोजकता। संयोजकता अर्थात वैलेंसी। संयोजकता का मतलब होता है संयोग करना, संयोग करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। किसकी?
संयोग करने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता या जुड़ने की शक्ति। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मैं मान लेता हूँ HCl बनता है, क्या है HCl अणु बनता है, तो H पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और Cl के लास्ट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है और इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, ठीक। तो जो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन देकर संयोग किया, जोड़ा, ठीक, स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण से। जैसे मुझे 8 रुपए की आवश्यकता होती है, ठीक, मुझे 8 रुपए की आवश्यकता है और मेरे पास 6 रुपए हैं। आवश्यकता कितने की है? 8 रुपए की है, लेकिन मेरे पास उपस्थित कितने रुपए हैं? 6 रुपए हैं। इस 8 को पूरा करने के लिए, इस 8 को पूरा करने के लिए मुझे दूसरे से कितने रुपए लेने पड़ेंगे? 2 रुपए लेने पड़ेंगे। कितना लेना पड़ेगा? 2 रुपए लेना पड़ेगा। तो ये जो मैंने 2 रुपए लिया, 2 रुपए लिया, ठीक, यही हमारी संयोग करने की क्षमता हो गई, अर्थात संयोजकता हो गई। 2 रुपए ही हमारी क्या है? संयोजकता है। कहने का मतलब यह है कि जितने इलेक्ट्रॉनों का हम साझा करते हैं, या हम देते हैं या हम लेते हैं, वही हमारी संयोजकता कहलाती है, ठीक। जैसे किसी के पास मान लीजिए यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसके लास्ट सेल में जैसे मान लीजिए एक 8 हो गया, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर 9 रुपया है, मैंने इलेक्ट्रॉन से ना करके 9 रुपया है, तो मेरे पास कितने? 1 रुपए की अधिकता है। कितनी है? 1 रुपए का अधिकता है, लेकिन मुझे 8 रुपए बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें से देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 रुपए देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारे पास 8 होंगे, अर्थात हम स्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की देने या लेने की क्षमता ही हमारी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। आइए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, संयोजकता के बारे में। क्या लिखा है? हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। क्या लिखा है? परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं, क्या लिखा है? परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की, क्या लिखा? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे बाहरी कक्षा, मैं कोई एटम मान लूं, मैं मान लेता हूं सोडियम। क्या मान लेता हूं? सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या करते हैं? जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 281, कितना आया? 281 आया। देखिए, जब हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देंगे, किसी एटम को दे देंगे, ठीक, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या लिखा? किसी परमाणु, यहाँ हम देते किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता या इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सोडियम का सबसे बाहरी कक्षा यही है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम दे देते हैं तो इसके पास अब कौन सा? जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, किसी भी एटम को जब हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 2 8। अब इसका आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहरी कक्षा कौन सा हो गया? 8 वाला हो गया, अर्थात 8 ही हमको चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसलिए यह क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, ठीक। और जिस इस इलेक्ट्रॉन को, एक वाले इलेक्ट्रॉन को दिया, यही हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। बोरबरी, क्या लिखा है? बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितना रख सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता, क्या लिखा है? दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। इन 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 अक्रिय तत्वों में से, क्या लिखा? इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कितने होते हैं? 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों, क्या लिखा है? सक्रिय तत्वों परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है? 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी अर्थात बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, क्या है? अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन साझा करता है या इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है, वही लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण या उनको त्याग करने से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। परमाणु के, क्या लिखा है? परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की क्या होती है? संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिनकी चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन लिथियम, क्या लिखा है? हाइड्रोजन लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन होता है किसमें? हाइड्रोजन लिथियम या सोडियम। अभी हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 281। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक ही होता है तो इसका बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, हम फिर देखते हैं लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 1, इसमें भी लास्ट कक्षक में कितने बाह्यतम में? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आगे देखते हैं। अतः, क्या लिखा है? अतः एक इलेक्ट्रॉन, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। ठीक, इसलिए उनकी संयोजकता एक ही मानी जाती है या एक ही कही जा सकती है। अब क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है इसमें? अब आप क्या बता सकते हैं? क्या लिखा है? क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो क्रमशः क्या होगा? मैग्नीशियम के लास्ट शेल में अर्थात लास्ट कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के लास्ट कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 3 तथा एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता है। मैग्नीशियम की संयोजकता आपकी 2 हो जाएगी और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं। क्या लिखा है? यदि किसी, क्या लिखा है? यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, किसके कक्ष में? परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है। कितनी? उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। अभी तक मैंने देखा, क्या? हाइड्रोजन से मैंने देखा, लिथियम से देखा और सोडियम से देखा। ठीक, इनके लास्ट कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन थे। लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो ये क्या करते थे? अपने अष्टक रूल को फॉलो करने के लिए, अपने आप को स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे? त्याग करते थे, अर्थात किसी को दे देते थे। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि जब ऐसा नहीं होगा, ठीक, तो क्या होगा? तो वही लिखा है यहाँ पे। उदाहरण के लिए जब हम फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में देखते हैं तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 7, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसी में से हम किसी एक का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, वही लिखा है। क्या लिखा है? फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है? एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता, अतः इसकी संयोजकता, क्या लिखा है? अतः इसकी संयोजकता 8 न होकर, क्या लिखा है? 8 में से, क्या लिखा है? 8 में से अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जा सकती है या की जाती है, और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता एक हो जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? देखिए, जैसे ऑक्सीजन के लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। ठीक, तो
तो इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो कितने हो गए इसको, इसके पास बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। ठीक, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ग्रहण किया, वही संयोजकता हो जाएगी इसकी। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। ठीक, अब आगे आगे देखते हैं। अतः क्या लिखा है, अतः अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। क्या होती है, अतः प्रत्येक परमाणु, क्या लिखा है, अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे संयोजकता कहते हैं। आइए यहाँ एक सारणी है, सारणी को हम देख लेते हैं। देखिए सारणी, टेबल। ठीक, हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन है, कोई एक मतलब मैंने पहला एलिमेंट लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। न्यूट्रॉन इसमें क्या होते हैं, 0 होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो के वाले कक्षक में ही 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 ही होता है, इसलिए के कक्षक ही भर पाता है। तो इसकी संयोजकता आउटर मोस्ट सेल में ही देखी जा सकती है। तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 ही होते हैं के में, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। इसी प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। अपने अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है, परमाणु संख्या। क्या लिखा है, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। अब हम देखते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और द्रव्यमान संख्या को मास नंबर। क्या है, मास नंबर। तो हम पहला टॉपिक अपना पढ़ते हैं, परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि, क्या लिखा है, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। क्या लिखा है, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। क्या लिखा है, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। क्या लिखा है, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को, क्या लिखा है, वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6, क्या है, Z बराबर 6 है। ठीक, इस प्रकार क्या लिखा है, इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के, क्या लिखा है, एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, किसमें, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या लिखा है, परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के, सॉरी क्या लिखा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, क्या लिखा है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वही लिखा है यहाँ पे। उदाहरण के लिए क्या लिखा है, द्रव्यमान 12 यू है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तथा 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12 हो गए। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना है, 27, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है। एक परमाणु के नाभिक में, देखिए क्या लिखा है,
एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों, क्या है, उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यही ए बराबर एन प्लस पी, अर्थात न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक, किसी परमाणु को क्या लिखा है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए ये ऐसे लिखा जाता है, पहले द्रव्यमान संख्या होगा, फिर तत्व का प्रतीक होगा, फिर परमाणु संख्या। जैसे कि मैं मान लेता हूं, मैंने कार्बन का अभी देखा, कार्बन का परमाणु संख्या मैंने देखा 12, कितना है 12, कार्बन का प्रतीक होता है सी, ठीक, और इसमें परमाणु संख्या कितनी थी 6, वही लिखा है। देखिए ये हो गया द्रव्यमान संख्या, ये हो गया तत्व का प्रतीक और ये हो गया परमाणु संख्या। वही यहाँ पे लिखा है, वही चीज बताया गया है यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक, परमाणु संख्या। तो कार्बन के उदाहरण से मैंने ये देखा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा, उदाहरण के लिए क्या लिखा, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। वही मैंने जो कार्बन के लिए बताया वही यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए लिखा गया। जैसे कि द्रव्यमान संख्या, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 है और ये नाइट्रोजन का प्रतीक हो गया कैपिटल एन, और यहाँ 7 जो है परमाणु संख्या को डिनोट करता है। आगे देखते हैं अब समस्थानिक, क्या देखते हैं, समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप, क्या कहते हैं, आइसोटोप, आइसोटोप। ठीक, अब हम देखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या है, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है। क्या है, कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान। क्या लिखा है, देखिए जैसे मैंने कार्बन ही लिया, यहाँ कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक, परमाणु इसमें क्या रहा है, समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे मैंने एक्स ले लिया और यहाँ पर वाई ले लिया, तो यहाँ पे मान लीजिए द्रव्यमान संख्या मान लीजिए 13 है, यहाँ मान लीजिए 15 है। एक उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, ये कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो देखिए दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या 6 है, यहाँ भी परमाणु संख्या 6 है। अब देखिए ये समस्थानिक का उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसमें देखिए दोनों की परमाणु संख्या भिन्न, सॉरी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, समान है, वही समस्थानिक है। ठीक, वही चीज यहाँ लिखा गया है। ठीक, देखते हैं अब समस्थानिक में क्या लिखा है, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। देखिए इसमें भी उदाहरण जो मैंने लिया उसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले, जब हम हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो, 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, ठीक, 1H2 और तीसरा क्या है 1H3। ठीक, देखिए क्या लिखा है, उदाहरण के लिए मैंने किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया। इसके 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं, अर्थात 3 समस्थानिक होते हैं। पहला हो गया प्रोटियम, प्रोटियम क्या है 1H1 है, ड्यूटीरियम 1H2 हो गया आपका, ट्राइटियम हो गया 1H3। ठीक, 1H3 हो गया। प्रत्येक की परमाणु संख्या क्या है, प्रत्येक में देखिए परमाणु संख्या क्या है, समान है। ठीक, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए, देखिए प्रोटियम में 1 है, ड्यूटीरियम में 2 है और ट्राइटियम में क्या है 3 है। तो यही दिखाया गया है, लिखा गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न, 1 2 3 है। इस प्रकार क्या लिखा है, इस तरह क्या लिखा है। इस तरह के अन्य उदाहरण में हम देख सकते हैं कार्बन, कार्बन 612 और कार्बन 614। ठीक, क्लोरीन में हम देखते हैं 1735 और 1737। इन उदाहरणों के आधार पर क्या लिखा, इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को क्या लिखा, इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब देखते हैं इनकी मेन परिभाषा जो क्या लिखी है समस्थानिक की, क्या लिखी, एक ही तत्व के, क्या लिखा है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में क्या लिखा है, बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का क्या लिखा है, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है।
समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होता है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिनका द्रव्यमान 15U और 37U है, जो 3:1, क्या लिखा है, 3:1 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह क्या लिखा है, अब यह प्रश्न उठता है कि, अब देखते हैं क्या प्रश्न उठता है, किस द्रव्यमान को, क्या लिखा है, क्लोरीन के किस द्रव्यमान को परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए हम इसका पता लगाएं। क्लोरीन का औसत हम कुल मिलाकर हम 37 और 35 के बीच का हम एवरेज निकालते हैं। ठीक, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का एवरेज निकालने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तब 35.5 आता है। ठीक, तो क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या हम मान लेते हैं 35.5, वही लिखा है। आगे देखते हैं क्या, किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व, क्या लिखा है, अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का क्या होगा, योग होता है। लेकिन क्या लिखा है, लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है, क्या लिखा है, अगला पॉइंट क्या लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरीन की यदि हम कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान कितना होगा, 35.5 होगा। ठीक, अब हम देखते हैं समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। समस्थानिकों का उपयोग या अनुप्रयोग, कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं, कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। क्या करते हैं, जिनका हम उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, क्या है, जैसे कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी अर्थात एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसमें होता है, ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। किसका होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में, क्या लिखा है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा हेडिंग क्या है, समस्थानिक, सॉरी क्या लिखा है, समभारिक, क्या है, संभारिक अर्थात आइसोबार, क्या है, संभारिक है हमारा अगला पॉइंट। देखिए आइसोबार, देखिए इसमें लिखा समभारिक अर्थात भार का मतलब होता है द्रव्यमान, मास नंबर। ऐसे तत्व, क्या लिखा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो सकते हैं या भिन्न भिन्न होंगे लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या क्या होंगे, समान होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। वही लिखा है, देखते हैं अब आगे क्या लिखा है। देखिए दो तत्वों, क्या लिखा है, दो तत्वों जैसे कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 20 है, और आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है, 18 के बारे में विचार कीजिए। जैसे कि क्या लिखा है, कैल्शियम है जो, इसकी परमाणु संख्या कितनी, 20 है, और आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है, 18 है। ठीक, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40 होती है। यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं के कुल न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले, देखिए डिफिनीशन क्या दिया है संभारिक की, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक अर्थात आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिनकी अलग अलग परमाणु संख्या होती है और समान द्रव्यमान संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार या समभारिक कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा, इस अध्याय से हम लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे जे थॉम्सन और ई गोल्डस्टीन ने की। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है,
जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में क्या होते हैं, धसे होते हैं। किसमें धसे होते हैं, धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से प्रस्तावित किया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल ने व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या है, परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती है। नील्स बोर द्वारा, क्या लिखा है, नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल का अधिक सफल था। सॉरी, क्या लिखा है, फिर से लिखा, फिर से पढ़ते हैं इसको। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं या वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु क्या होता है, स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। ठीक, जे चैडविक, क्या लिखा है, जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रियन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अनावेशित अर्थात न्यूट्रल अर्थात उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुणा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। ठीक, 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को, क्या लिखा है, परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया जाता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व परमाणु, क्या लिखा, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। न्यूक्लियन जैसे न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन, क्या न्यूक्लियन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और यही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक, वही पॉइंट लिखा है, परमाणु की संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, समस्थानिक, क्या लिखा है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को, क्या लिखा है, तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन। अभ्यास क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्रोमीन के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक हो, 79 35 79 Br हो गया, ये आपका 81 35 हो गया, इसका परसेंटेज 49.7 है और इसका परसेंटेज 50.3 है। तो इसको हम सॉल्व करके एवरेज, जो हमारा एवरेज आएगा उसी को हम द्रव्यमान संख्या मानेंगे। तो देखते हैं इसका एवरेज अर्थात द्रव्यमान संख्या, औसत परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी आती है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, दोनों समस्थानिकों का हम एवरेज निकालेंगे। ये तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, 79 गुणे, ठीक, पहले वाले का कितना है, 79 गुणे कितना परसेंटेज है, 49.7 अपॉन 100, फिर प्लस प्लस क्या है, 81 गुणे इसका परसेंटेज कितना है, 50.3 अपॉन ये 100 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ गुणा भाग करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारा 39.263 प्लस हमारा 40.743 आएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आएगा 80.00006 है, इसको हम मान लेते हैं 80.01। तो हम कहले मतलब इसको अब हम सॉल्व करने के बाद 80 पॉइंट इतना आया, इसी को हम ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान अर्थात औसत परमाणु द्रव्यमान हम मान लेंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 80.01।
ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जेड बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी। देखिए जेड बराबर 3, जेड बराबर 3 अर्थात प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 1 अर्थात बाहरी कोश संयोजकता वही होती है जो बाहरी कोश द्वारा, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा साझा किया गया इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या होता है, संयोजकता होता है। तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। और यह कौन सा तत्व है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, वो हो गया आपका लिथियम। कौन सा एलिमेंट है, लिथियम है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो परमाणु स्पीसीज, क्या लिखा है, दो परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों, क्या लिखा है, केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। जैसे एक्स, एक्स में हमारे क्या है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक, एक्स में प्रोटॉनों की संख्या 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। वाई में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। जब हम एक्स में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों को ऐड करते हैं तो 12 आता है। ठीक, वाई में न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों को ऐड करते हैं तो 14 आता है। ठीक, क्या आता है, 14। ये दोनों हम लोगों ने अभी पढ़ा पीछे, ये दोनों क्या है, देखिए प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। ठीक, दूसरे एक वाई में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। लेकिन क्या है, क्या है, 12 हो गया और 14 हो गया। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये कार्बन के क्या है, कार्बन के, कार्बन के समस्थानिक है। ठीक, कार्बन के समस्थानिक है, जिसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक दोनों में क्या है, सेम है। परमाणु क्रमांक दोनों में क्या है, 6 है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, 12 और 14। फिर से इसको हम लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं। जैसे कि एक्स, एक्स में अगर जो हम देखते हैं, जोड़ते हैं एक्स में तो 6 हो गए, 6 हो गए प्रोटॉन, 6 और 6 हो गए न्यूट्रॉन, बराबर कितना हो गया, 12। वाई को हम देखते हैं तो 6 हो गए प्रोटॉन, 6 हो गए प्रोटॉन प्लस 8 हो गए न्यूट्रॉन, ये हो गया 14। अब हम पढ़ चुके हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही होती है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक, ठीक, तो इसमें दोनों में देखिए परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये क्या कहलाते हैं, सम, अर्थात वो क्या कहते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, समस्थानिक, तो ये किसके हो गए, कार्बन के हो गए, कार्बन के समस्थानिक है दोनों। ठीक, तो यहाँ पर समस्थानिक हो जाएंगे ये। ठीक, कार्बन के समस्थानिक हो। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, 14, 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सही के सामने एफ क्या टी लिखना है और गलत, सॉरी क्या लिखा है, गलत के सामने एफ लगाना और सही के सामने टी लिखना है। ठीक, क्या लिखा है, जे जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था, क्या लिखा है, जे जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं। तो ये गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ, जे जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित नहीं किया था। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एफ, ये रॉन्ग है। दूसरा क्या है, बी पॉइंट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, नहीं, ये गलत है। बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियन को, अर्थात न्यूक्लियन का निर्माण करते हैं। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या है, गलत हो, तो यहाँ हम एफ लिखेंगे। सी पॉइंट का है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग 1/2000 गुणा होता है। तो ये आपका सही है, तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे। अब हम देखते हैं डी पॉइंट क्या है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, दवा के रूप में होता है। तो ये भी हमारा पॉइंट क्या है, सही है, तो इसके सामने हम टी लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुविकल्पी है हमारा। क्या लिखा है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, परमाणु केंद्रक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 16, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं क्या, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यू क्या लिखा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न परमाणु संख्या। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अर्थात न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब होता है जैसे जिस पर माइनस चार्ज लग गया, इसके एक, अगर एक चार्ज लगा तो इसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है। यदि दो माइनस चार्ज लग गया तो दो इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है। यदि कोई एलिमेंट है उस पर प्लस चार्ज लग गया है, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन को किया है, दिया है। ठीक, दो लग गया इस पे प्लस चार्ज, तो इसने दो इलेक्ट्रॉनों को दिया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो Cl अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। ठीक, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 287 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको 7 को भी 8 का पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। ठीक, तब इस पे माइनस चार्ज लग गया। ठीक, तो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, 17 था तो हो गया अब 18। ठीक, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8। अब बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो वही लिखा है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी होगी, 8 होगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन हमारा सही क्या है, बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक, क्या है, बी, 8। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 क्या है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। सोडियम क्या लिखा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो सोडियम कितना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सोडियम में, 11। ठीक, कितने होते हैं, 11। हमने KLMN मैंने भरा। ठीक, भरा, उसमें क्या था, पहले 2 होते हैं के में, फिर एल में कितने, 8 होते हैं। अब 2 8 के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक, वो जाएंगे एम में। किस में जाएंगे, एम में। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 1। देखिए कौन सा इसमें है, ये डी वाला पॉइंट हमारा 2 8 1 हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है हमको, इस टेबल को क्या करना, पूरा करना। परमाणु संख्या कितनी दी है, 9, और यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 10। तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु परमाणु संख्या। तो यहाँ पर परमाणु संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारी, न्यूट्रॉनों की संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या में से जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। ठीक, अब परमाणु स्पीशीज, देखिए। ठीक, तो 19 हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 19। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 9। और फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 9। तो हमारा परमाणु स्पीशीज जो परमाणु होगा वो कौन सा आएगा, फ्लोरीन होगा। क्या होगा, फ्लोरीन होगा। अगला क्या है, परमाणु संख्या कितनी दिया, 16। द्रव्यमान संख्या कितना दिया, 32। जब 16 में से 32 हम माइनस करेंगे, ठीक, तो आएगा यहाँ पे 16, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 16। ठीक, और प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या भी यहाँ पर हो जाएगी 16। फिर से लिखते हैं, देखिए परमाणु की संख्या कितनी है, 16। द्रव्यमानों की संख्या कितनी है, 32। 32 में से 16 गया तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या भी हमारी 16 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 ही होगा। ठीक, तो अब कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, सल्फर। अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी दी है, 24। अगला क्या दिया, द्रव्यमान संख्या 24, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12। जब 12 में से 12 माइनस जाएगा तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी 12 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 हो जाएगी। तो 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला कौन सा एलिमेंट होता है, हमारा होता है मैग्नीशियम। क्या होता है,
मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक। कौन सा होता है? मैग्नीशियम, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या कितना दिया? 2, ठीक। द्रव्यमान संख्या 2। इसी प्रकार हम आगे निकाल सकते हैं, ठीक। दोस्तों देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु या एटम हुआ, वो अपने आप को स्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। जैसे क्या होता है, आप भी क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक। आप स्थायी होना चाहते हैं। इसी प्रकार जो हमारे एलिमेंट है, हमारे तत्व हैं, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्थायी। इसीलिए क्या करते हैं? एक दूसरे से क्रिया करते हैं। आप भी नौकरी पाने के लिए क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने लिया सोडियम, क्या है? सोडियम, ठीक। ये अस्थायी नहीं है, क्योंकि 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। ये स्थायी तब होता है, कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट स्थायी तब होता है जब उसका जो बाहरी सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। पूर्ण रूप से भरा का मतलब जैसे 2 हुआ, 8 हुआ, 18 हुआ, 32 हुआ, ये पूर्ण रूप से भरे माने जाते हैं, ठीक। तो जैसे सोडियम हुआ, ठीक। सोडियम के लास्ट सेल में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी नहीं है। ये क्या करेगा? दूसरे एटम से क्रिया करेगा, ऐसे एटम से क्रिया करेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने मान लिया हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप जैसे मैंने Cl ले लिया। Cl के लास्ट सेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इसको एक चाहिए, तो ये क्या करेगा? सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये कौन सा एलिमेंट बन जाएगा? NaCl। कौन सा? NaCl बन गया। एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो इधर जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक अणु बनाए, ठीक, एक मॉलिक्यूल बनाए, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। अर्थात अब यह क्या हो गया? स्थायी हो गया, ठीक। स्थायी हो गया। इसी को जो एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इसे संयोजकता की कहा गया। या जब हम लोग अष्टक रूल पढ़ेंगे, अष्टक का नियम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे कि कोई भी परमाणु क्रिया क्यों करते हैं, ठीक। और जो स्थायी हो जाते हैं, जैसे स्थायी में क्या है? जिनका पूर्ण रूप से सेल भरा हुआ है, हमारा क्या है? जीरो ग्रुप, जिससे हम कहते हैं अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस जैसे कि आपका हो गया हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनन हो गया, ठीक। आगे जो भी है, ठीक। तो इनके लास्ट कोष्ठक में, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हीलियम में कितने? 2, 8, ठीक। इनके सेल जो होते हैं, आगे जो भी हो, ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इसीलिए इनको कोई क्रिया नहीं करना चाहते, ये कोई भी क्रिया नहीं करना चाहते, इसीलिए इनको क्या कहता है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस से बोला जाता है। सक्रिय कभी नहीं बोला जाता है। जो क्रिया करते हैं उनको सक्रिय बोला जाता है, ठीक। जो क्रिया नहीं करते उन्हें अक्रिय या निष्क्रिय बोला जाता है, इसीलिए इनको निष्क्रिय गैस से कहा जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।